हेलो। रीट महाकुंभ की तैयारी करने वाले सभी अपकमिंग शिक्षक शिक्षिकाओं का मेरा सादर वंदन। दोस्तों, आपके सब्जेक्ट में जो सामाजिक अध्ययन सब्जेक्ट है उसके अंतर्गत एक टॉपिक आपको दे रखा है, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। इस टॉपिक से मैंने पहले जो रीट हुई थी 2022-23 वाली, उस पर एक वीडियो बनाया था उस रीट में, और उसमें से एक प्रश्न आया था। और आपको पता है कि एक प्रश्न जो है वो सिलेक्शन करवा सकता है या रुकवा सकता है। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इस रीट 2025-26 के महाकुंभ का ये पहला वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। और इस टॉपिक से एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा, 100% मिलेगा, और 2 नंबर पक्के। इसका मतलब सिलेक्शन भी पक्का। हम जो है छोटे छोटे टॉपिक्स को जिनमें से संभावना होती है कि 100% प्रश्न आएगा, उसको तो अपन कवर करके ही चलें तो अच्छा रहता है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, कोई समय नहीं गंवाएंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों तक शेयर जरूर कर दें। चलिए, स्थल रूप, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, ये जो चैप्टर है कक्षा 6 का जो भूगोल है उसके अंदर से एक चैप्टर है, उसके अंदर से लिया हुआ है स्थल रूप। आप चाहें तो उस बुक को भी देख सकते हैं, NCERT बुक है हिंदी मीडियम की, उसमें से मैंने इसको लिया है। तो स्थल रूप जो है वो क्या होते हैं, देखिए स्थल रूप होते हैं क्या है, आखिर क्या होते हैं। पिछली बार मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने अच्छे से क्लियर कर रखा है। तो क्या होते हैं स्थल रूप। देखिए, पृथ्वी की जो सतह होती है वो सभी जगह से समान नहीं होती है। पृथ्वी की जो सतह जो होती है वो सभी जगह से समान नहीं होती है। कहीं ऊबड़ खाबड़ होती है, कहीं सपाट होती है, तो कहीं नदियाँ होती है, कहीं नाले होते हैं, झीलें होती है, पहाड़ होते हैं, पठार होते हैं, मैदान होते हैं। ये सारी जो चीज़ें पृथ्वी के ऊपर बनी हुई है, इन सभी को क्या कहा जाता है दोस्तों, इनको पृथ्वी के स्थल रूप कहा जाता है। इन सभी को क्या कहा जाता है, स्थल रूप कहा जाता है। तो पृथ्वी की सतह सभी जगह से एक समान नहीं है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थान हैं। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे, कुछ तथा कुछ नीचे, और कुछ क्या होते हैं, समतल होते हैं। और ये जो भिन्न भिन्न प्रकार के स्थान हैं, इन्हीं स्थानों को क्या कहा जाता है, स्थल रूप कहा जाता है। पृथ्वी के ऊपर, स्थल के ऊपर जो बने हुए स्थान हैं उनको स्थल रूप कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब ये स्थल रूप जो है वो कैसे बनते हैं, कौन कौन से होते हैं, इनकी बात करते हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, देखिए इनके बनने की प्रक्रिया। ये स्थल रूप 2 प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। यानी जो स्थल रूप बनते हैं, धरती के ऊपर जो कोई भी स्थान विभिन्न प्रकार के बने हुए हैं, वो किस प्रकार से बनते हैं, तो वो 2 प्रक्रियाओं से बनते हैं। और वो 2 प्रक्रियाएं कौन कौन सी है, एक तो इंटरनल प्रोसेस है और एक एक्सटर्नल प्रोसेस है। इंटरनल प्रक्रिया या आंतरिक प्रक्रिया जिसको कहते हैं, आंतरिक प्रक्रिया, और दूसरा होता है बाह्य प्रक्रिया, मतलब एक्सटर्नल प्रोसेस। अब ये जो आंतरिक प्रक्रिया होती है वो क्या होता है, जब पृथ्वी जो है, पृथ्वी आपको पता है कि 29 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से घनमन घूम रही है, रोटेशन कर रही है। और पृथ्वी के अंदर क्या होता है, टेक्टोनिक प्लेटें होती है। क्या होती है, टेक्टोनिक प्लेटें। और टेक्टोनिक प्लेटें भी क्या है, लगातार मूवमेंट कर रही होती है। तो उसकी गति के कारण क्या होता है, वो टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराती है, और टकराने के कारण पृथ्वी की सतह के ऊपर जो क्रस्ट होता है, आपको पता है कि पृथ्वी जो है इस प्रकार से पृथ्वी है तो इसकी 3 लेयर होती है, एक अंदर वाला, एक सेकंड वाला और एक लास्ट वाला, है ना। क्रस्ट, मेंटल और कोर जिसको अपन कहते हैं, ऊपर ऊपर वाला क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो यहाँ पर गति होने के कारण ये सतहें जो है, ये टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराती है। और टकराने के कारण क्या होता है, टकराने के कारण स्थान जो है वो कहीं ऊपर उठ जाते हैं, कहीं नीचे बैठ जाते हैं, और उसके कारण जो है स्थल रूपों का निर्माण होता है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है, और इसी आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। और इसी कारण से क्या होता है, स्थल रूपों का निर्माण होता है। जैसे कि पर्वत, क्या होता है, पर्वतों का निर्माण जो है, मुख्य कारण पर्वतों के निर्माण का क्या है, तो हम कहेंगे कि टेक्टोनिक प्लेटों के आपस में टकराने के कारण पर्वतों का निर्माण होता है। आपने बहुत सारे AI वीडियो भी देखे होंगे जिसमें एक प्लेट इधर से आ रही है, एक प्लेट इधर से आ रही है, और ये जब टकराती है तो एक प्लेट यूं ऊपर उठ जाती है और एक इसके नीचे धंस जाती है, और धंसने के कारण क्या होता है, बड़े बड़े पर्वतों का निर्माण होता है। समझ में आ गई होगी मेरी बात।
इतनी बात जब आपको समझ में आ गई तो अपन दूसरी बात करते हैं। ये कौन सी है? आंतरिक प्रक्रिया। इसके कारण स्थल रूपों का निर्माण जो होता है उसमें पर्वत, पठार और मैदान भी आएंगे, अभी आगे बात करेंगे। ठीक है, क्लीन कर देते हैं। इधर आप देखेंगे कि बाह्य प्रक्रिया के कारण क्या होता है। देखो बाह्य प्रक्रिया कैसे होती है। बाहर देखो, पृथ्वी के ऊपर जो है वातावरण है, वातावरण का मतलब हवाएं हैं, और जब हवाएं चलती है या पृथ्वी के ऊपर पानी है तो पानी बहता है, या पृथ्वी के ऊपर बर्फ है तो बर्फ बहता है ना। बर्फ के जो है बड़े बड़े जो चट्टानें होती है वो जब टूटती हैं और वो जब बहती है, टूटने के बाद में जब गिरती है नीचे, तो उनके कारण क्या होता है? स्थल रूपों का निर्माण होता है। तो स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया कौन सी है? वो है बाह्य प्रक्रिया। लगातार बनता है, टूटता है। आपने पुराने पुराने जो है छोटे छोटे अपने घरों के पास में या कहीं पे भी पहाड़ियाँ देखी होगी, तो उनके जो ऊपर जो पत्थर हैं वो बिल्कुल एकदम स्मूथ है ऊपर से। वो स्मूथ क्यों है? वो स्मूथ इसलिए है क्योंकि एक तो मिट्टी में धूल के कारण होते हैं, और हवा के साथ में जब वो तेज हवा चलती है तो लगातार कई सालों तक लगातार जो है उन हवा के चलने के कारण वो पत्थर की जो सतह है वो क्या है? घिस जाती है, और घिस जाने के कारण क्या होता है? वो जो है स्थल रूप का निर्माण होता है। तो वही बात यहाँ पर कर रखी है कि स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया कौन सी है? तो वो बाह्य प्रक्रिया है, एक्सटर्नल प्रोसेस है। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपन क्या कहते हैं? अपरदन कहते हैं। क्या बात कहते हैं बताओ? अपरदन। और एक आपने शब्द सुना भी होगा, मृदा अपरदन। क्या सुना होगा? मृदा अपरदन। अपरदन। देखो वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक आपको करना है, शेयर करना है, और इस वीडियो से एक प्रश्न 100% आएगा, और एक प्रश्न की वैल्यू क्या होती है आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आगामी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं तो इसकी आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मृदा अपरदन आपने सुना है कि मृदा जो है वो मिट्टी के साथ में कट के चली जाती है, बह के चली जाती है, उसको अपन क्या कहते हैं? मृदा का अपरदन, है ना। तो बह के चला जाना, उसको क्या? टूट कर घिस जाना, उसको क्या कहते हैं? अपरदन कहते हैं। और अपरदन की प्रक्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है, घिस जाती है, तथा और अपरदन होने के बाद में जब चली जाती है मिट्टी और जब जमा हो जाती है, उस जमा होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? निक्षेपण कहते हैं। और निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से क्या होता है? नए जो है उनका निर्माण होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिट्टी के अपरदन के कारण क्या होता है? नदियों का निर्माण होता है। यहाँ पर लिखा है नदियों का निर्माण होता है। तो नदियाँ जब पानी के साथ में, मतलब पानी ढलान वाले स्थान पर बहता है, तो लगातार पानी बहते रहने के कारण बड़ी बड़ी नदियों का निर्माण होता है। और विश्व की सबसे बड़ी नदी अपन कहें और सबसे मोटी लंबाई वाली नदी कहें तो वो है नील नदी। और उसकी लंबाई चौड़ाई जो है लगभग कितनी है? लगभग 3 किलोमीटर चौड़ी नदी है। तो अपन तो देख के ही ऐसा कह देंगे कि ये तो नदी नहीं है, ये तो कोई समुद्र है ना। ऐसी बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये अपना क्या हुआ दोस्तों कि स्थल जो स्वरूप होते हैं वो दो प्रक्रियाओं के तहत बनते हैं, और दो प्रक्रियाएं, पहली आंतरिक प्रक्रिया है, दूसरी बाह्य प्रक्रिया है। और आंतरिक प्रक्रिया में मैंने यहाँ पर पर्वत लिखा है, तो पर्वत कैसे भी बन सकते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हो ज्वालामुखी भी बन सकता है आंतरिक प्रक्रिया के कारण, है ना। बड़े बड़े क्रेटर्स भी बन सकते हैं, क्रेटर आंतरिक प्रक्रिया के कारण भी बन सकते हैं। और बाह्य प्रक्रिया में आप देख सकते हो कि बाह्य प्रक्रिया में अगर एक मैं बात कहूँ तो एस्ट्रॉइड, है ना, उल्का पिंड जब बाहर से आता है तो वो पृथ्वी पर धड़ाम से गिरता है। बरसात से जब वो गिरता है तो एक बड़ा गड्ढा हो जाता है। जैसे डायनासोर जब मरे थे उस समय एक बड़ा एस्ट्रॉइड आया था, है ना, और उसके कारण भी बड़े बड़े गड्ढों का निर्माण हुआ, और फिर डायनासोर चले गए ने, फिर अपन आ गए ने, हमने अपने आप को क्या समझ लिया कि साला पुनिच भगवान है, ऐसा समझ लिया। और पृथ्वी पर जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको अपन जो है बिना विवेक से ही जो है उनका उपयोग किए जा रहे हैं, उनका मतलब व्यर्थ में उनको अपन काम में लेते जा रहे हैं। तो उन पर भी थोड़ा नियंत्रण अपना होना चाहिए, क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ियां जो है वो भी इनका उपयोग कर पाए, नेचुरल रिसोर्स हैं उनका उपयोग कर पाए। तो उसके लिए हमें ये जो अपने पास में संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक स्रोत हैं, संसाधन हैं, इनका अपने को क्या करना है? संरक्षण करना जरूरी है। नहीं तो अपन खुद भी क्या पड़ जाएंगे? मुश्किल में पड़ जाएंगे। क्योंकि ये देखिए, आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, पता नहीं कहाँ पे भूकंप आ रहा है, पता नहीं कहाँ पे बाढ़ आ रही है। अभी राजस्थान में तो लगातार बाढ़ चल रही है, और कभी बरसात हो ही नहीं रही है, कभी पानी की समस्या हो रही है, पता नहीं कौन कौन सी आपदाएं जो है यहाँ पर आ रही है। वो चाइना ने कौन सा बड़ा सा डैम बना दिया, उसके कारण पृथ्वी की जो गति है वो आधा मिनट से बढ़ गई है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, हमने पृथ्वी का जो है बहुत नुकसान कर दिया है। तो कुदरत अपने साथ में अच्छा नहीं करेगा, मुझे ऐसा लगता है। तो हमें संरक्षण करना चाहिए। चलिए, तो दो प्रक्रियाओं के तहत जो है स्थल रूपों का निर्माण होता है। नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों आगे। इसको हटाना पड़ेगा, इसको हटाए बिना तो ये चलेगा नहीं। अब चलेगा। चलिए, स्थल रूपों का वर्गीकरण।
स्थल रूपों का वर्गीकरण। अब स्थल रूप यानी पृथ्वी पर बने हुए जो स्थान है, विभिन्न प्रकार के स्थान है, इन स्थल रूपों को अपन तीन प्रकारों में वर्गीकृत करते हैं। विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों एवं मैदान में बांटा गया है। बताओ कितने प्रकार हैं? स्थल रूपों के प्रकार कितने हैं? 3 हैं, पर्वत, पठार और मैदान। और ये किस आधार पर बांट रहे हैं? देखो ध्यान रखना, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो चक्कर पड़ जाएगा भाई साहब, इसलिए ध्यान से इन चीज़ों को समझना है। स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई, ढाल के आधार पर, ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों एवं मैदानों में बांटा गया है। पर्वत यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये आपका पठार है, तिब्बत का पठार जो कि आपको दिख रहा है, आगे बताऊंगा इसके बारे में भी। तिब्बत या पामीर का पठार जिसको कहते हैं, भारत में है ये वैसे। तो ये है अपना पर्वत, ये है पठार। देखो आपको इसकी भी अच्छी खासी ऊंचाई दिख रही है, इसकी भी अच्छी खासी ऊंचाई दिख रही है, लेकिन इनमें बेसिकली डिफरेंस होता है, तो वो डिफरेंस अपन आगे देखेंगे। तो 3 प्रकार के आपने को यहाँ पर फोकस किस पे करना है? वर्गीकरण पे। और स्थल रूप जो है ऊंचाई और ढाल के आधार पर, हाइट और इंक्लाइंडनेस के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। और वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? पर्वत, पठार और मैदान। चलिए इतनी बात समझ में आ गई, आगे देखते हैं। आगे है, देखिए यहाँ पर क्या है, ये पर्वत आपको दिख रहा है। सबसे पहले क्या आता है? पर्वत। यहाँ पर पर्वत लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ। पर्वत यहाँ पर लिखा नहीं है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। चलिए, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो दोस्तों तक शेयर करना और पूरा देखना। दोस्तों पूरा वीडियो देखना पड़ता है पढ़ने के लिए, तो पूरा देखना ही पड़ेगा आपको। और यहाँ से 100% 1 प्रश्न मिलेगा, गारंटी से मिलेगा, क्योंकि मैंने खुद ने परीक्षा दी है, अभी 2023 वाली पास की है मैंने, तो उसमें इसमें से प्रश्न आया था, 100% प्रश्न आया था। आप चेक कर लेना, पेपर उठा के देख लेना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पर्वत। बताओ क्या लिख देता हूँ? पर्वत, पर्वत, माउंटेन, माउंटेन, पर्वत। ठीक है, देखिए अब पर्वत क्या होते हैं? पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। कौन सी ऊंचाई है? प्राकृतिक, मतलब ये अपन नहीं बना सकते, पर्वत अपन नहीं बना सकते, बहुत ऊंचे होते हैं। और देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट बात क्या बता देता हूँ, ये लाइन पढ़ने के बाद में। पर्वत का शिखर छोटा होता है, यानी शिखर छोटा होता है, बहुत पतला तीखा होता है। और आधार क्या होता है? चौड़ा होता है। और ढलान क्या होता है? तीव्र ढलान होता है। तीव्र क्या होता है? तीव्र ढलान होता है। तीव्र ढलान और चोटी होती है, ऊपर चोटी, जो कि आप है ना और अरावली पर्वत श्रृंखला में चोटियां पढ़ते हो, गुरु शिखर है ना, आदि आदि। गुरु से जरा आशा रखो, गुरु शेर है ना, आजपुर, पता नहीं कौन कौन सी चोटियां हैं, तो उनकी भी अपन बात करते हैं। तो ये ऊपर से क्या होते हैं? तीखे होते हैं, तीव्र ढाल वाले होते हैं। और आधार इनका क्या होता है? चौड़ा होता है। ठीक है, कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती है और उनको बोलते हैं हिमानी। क्या बोलते हैं बताओ? हिमानी कहा जाता है। पर्वतों पर जैसे हमारी गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री हिमनदी हिमालय से निकलती है। तो हिमालय पर क्या है? बर्फ जमी हुई है, और वहाँ से क्या निकलती है? जमी हुई बर्फ, जमी हुई नदियाँ हैं, जमी हुई नदियाँ हैं, उनको कहते हैं हिमानी। और फिर नदियाँ हैं, मतलब नदियों, अगर बर्फ जमा हुआ है नदी में तो उसको अपन हिमानी कहते हैं, और जब बहने लग जाएगी तो उसको नदी बोलेंगे, नाम चेंज कर देंगे। ठीक है, तो हिमानी कहा जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी आपको ध्यान में रखना है कि बर्फ की जो नदियां होती है उनको हिमानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये आगे प्रश्न भी आएगा कि पर्वतों पर जमी हुई जो बर्फ होती है उनसे जो नदियां बनती है उनको क्या कहते हैं? हिमानी कहा जाता है। ठीक है, और अभी गंगा नदी की मैंने बात की, लगभग 2500 किलोमीटर जो है वो बहती है। तो ये क्या है? ये पर्वत है। बताओ क्या है? पर्वत है। पर्वत के शिखर तीखे होते हैं, ऊंचे होते हैं, ढलान तीव्र होता है, और आधार क्या होता है? चौड़ा होता है। अभी बात करेंगे अपन आगे। चलिए, पर्वत कितने प्रकार के होते हैं भाई साहब? पर्वत कितने प्रकार होते हैं? पर्वतों का वर्गीकरण, प्रकार। अभी इधर देखते हैं प्रकार। ये वापस काय को आ रहा रे? इसको इधर से काटना पड़ेगा, आगे चलना पड़ेगा। अभी बीच में अटक गया भाई साहब। चलिए, हाँ ओके, चल गया है। पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। बताओ कौन कौन से होते हैं? 3 प्रकार के पर्वत होते हैं। देखिए, प्रकार, प्रकार। पर्वत जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है वलित पर्वत,
दूसरा होता है ब्रंशोत्थ पर्वत और तीसरा होता है ज्वालामुखी पर्वत। 3 प्रकार के पर्वत, वलित, ब्रंशोत्थ और ज्वालामुखी पर्वत। वलित, ब्रंशोत्थ और ज्वालामुखी पर्वत, याद कर लेना तीनों नाम। पर्वतों के 3 प्रकार होते हैं, वलित पर्वत, ब्रंशोत्थ पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। तीनों नाम आपको याद रखने हैं। देखिए, वलित पर्वत, ब्रंशोत्थ पर्वत तथा ज्वालामुखी पर्वत। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो है पर्वत है, ये उदाहरण किसका है? ये ब्रंशोत्थ पर्वत का उदाहरण है, ब्रंशोत्थ। ठीक है, यहाँ पर ब्रंशोत्थ पर्वत क्या होता है? देखिए क्या होता है कि जमीन जो होती है ना, जमीन ऐसे जमीन होती है, तो उसका कुछ भाग जो है वो टूट कर नीचे धंस जाता है। क्या हो जाता है? धंस जाता है ना। कुछ भाग टूट कर क्या होता है? नीचे धंस जाता है, और धंस जाता है तो एक भाग ऊपर एक भाग नीचे हो जाता है, जैसे कि आपको दिख रहा है। तो जो ऊपर रह जाता है भाग उसको उत्खंड वृंश कहते हैं, और जो नीचे चला जाता है उसको क्या बोलते हैं? द्रोणिका वृंश कहते हैं। और इस प्रकार के जो पर्वत बनते हैं उनको कौन से बोलते हैं? ब्रंशोत्थ। कौन से बोलते हैं? ब्रंशोत्थ पर्वत बोलते हैं। कौन से बोलते हैं? ब्रंशोत्थ पर्वत बोलते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो पर्वत जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं बताओ? 3 प्रकार के पर्वत होते हैं। अच्छे से रिकॉर्डिंग चल रही है भाई साहब? ठीक है, ओके, डन 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 डन। तो वीडियो पूरा देखना और लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। आपको बार बार कहने की जरूरत नहीं है, ऐसा मैं समझता हूँ। चलिए, तो इसको अपन क्या करते हैं बताओ? इसको चेंज कर देते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं, और ये जो है कौन सा है? ये ब्रंशोत्थ पर्वत जो है कैसे बनता है उसको बता रखा है। चलिए आगे की बात करते हैं। ये आपका है ज्वालामुखी पर्वत। अभी मैंने वलित पर्वत की बात नहीं की, क्योंकि उसकी बात अब करेंगे, इसलिए। ज्वालामुखी पर्वत आप देख रहे हैं कि ये देखो, आपको जैसा सेम ज्वालामुखी के प्रकार जैसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? ज्वालामुखी पर्वत कैसे बनते हैं? देखो, ये अपनी पृथ्वी, बताओ क्या है? ये अपनी पृथ्वी है। पृथ्वी नहीं, पृथ्वी है। बताओ क्या है? ये पृथ्वी है। और पृथ्वी के अंदर क्या होता है बताओ? बीच में है पिघली हुई धातुएं और विशेषकर लोहा। और ये क्या है? ये ऊपर उठते हैं। बताओ क्या होते हैं? ऊपर उठते हैं। तो इस प्रकार से इनके अंदर से क्या निकलता है? लावा निकलता है। लावा निकलता है, निकलता है, निकलता है, ऐसे बहता रहता है, बहता रहता है, बहता रहता है। लावा निकलता है, बहता रहता है, बहता रहता है। बहुत धुआं निकलता है, और भाप के कारण ऊपर बादल भी हो जाते हैं, और बरसात भी होने लगती है। जहाँ ज्वालामुखी फटता है बहुत आग भी होती है और बरसात भी होती है। तो क्या है? बरसात के कारण ये जैसे यूँ निकलता है, निकलते निकलते यहाँ जहाँ जब तक यहाँ पर आता है तब तक तो ऊपर से बरसात होने के कारण ये क्या है? जम जाता है। तो ये क्या होता है? तीखे तीखे हो जाते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। ये दिख रहा है ना? तो ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी के जैसे ही दिखते हैं, और ये ज्वालामुखी के फटने के कारण वोल्केनो बोलते ज्वालामुखी को, फटने के कारण, ज्वालामुखी के फटने के कारण क्या है? ज्वालामुखी पर्वत बनते हैं। ये कर दिया क्लीन। तो ये ज्वालामुखी पर्वत है। अभी अपन बात करेंगे वलित पर्वत की। किसकी बात करेंगे? वलित पर्वत की। चलिए, ज्वालामुखी पर्वत हो गया। तो 3 प्रकार के क्या हो गए भाई साहब? पर्वत हो गए। अभी वलित पर्वत की बात करें उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी क्या है? महत्वपूर्ण जानकारी ये है दोस्तों कि प्रशांत महासागर में स्थित, अब यहाँ पर देखो कितनी अच्छी बात है। अच्छी बात यह है सर कि महासागरों के अंदर भी क्या होते हैं बताओ? पर्वत होते हैं। महासागरों के अंदर क्या होते हैं? पर बड़े बड़े पर्वत होते हैं। और वो जो बड़े बड़े पर्वत होते हैं उनमें से एक पर्वत यहाँ पर लिखा है मोनाकी पर्वत। कौन सा है बताओ? मोनाकी पर्वत। ये पीछे आ गया वापस भाई साहब, इसको इधर से काट देते हैं क्योंकि ये पीछे आ गया है, इसको आगे लेना पड़ेगा। ये आगे ले लिया, ऐसे जाता है क्या? हाँ हाँ यार, ये तो अब मेरे को अब समझ में आया, ऐसे भी आगे पीछे होता है। ये कौन सा आ गया? हाँ, अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। ऐसे भी चलता है, मैंने कहा रिमोट से ही चलता है दिखे, ये तो इस हाथ से भी चलता है सर, ऐसे चलना। हाँ, लेक्चर स्टैंड भी लाएंगे। तो ये ज्वालामुखी पर्वत है। और ये इंपॉर्टेंट बात क्या आई थी दोस्तों? बात ये आई थी कि पर्वत जो होते हैं वो महासागरों में भी होते हैं, और एक पर्वत जो है प्रशांत महासागर के अंदर भी है। कौन से सागर में है? प्रशांत महासागर में है। और उस पर्वत का नाम है मोनाकी। बताओ कौन सा है? मोनाकी पर्वत है। और ये यहाँ पर केफ नहीं है, यहाँ पर के है, यानी पर्वत जो है सागर की सतह के नीचे है और नीचे स्थित है। इसकी ऊंचाई देखिए 10,205 मीटर है, जो कि कौन सा? अपना एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट से भी बताओ क्या है? इसकी ऊंचाई ज़्यादा है। माउंट एवरेस्ट की तो आपको पता है 8848, यही है सर। एम आई राइट?
8,848 मीटर जो है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, उससे भी ज़्यादा ऊंचाई है इसकी। तो इसकी ऊंचाई आपको ध्यान में रखनी है, प्रश्न यहाँ से बन सकता है। और ये कहाँ स्थित है ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये प्रशांत महासागर में स्थित है, पैसिफिक ओशन में स्थित है, ठीक है। चलिए, जो कि माउंट एवरेस्ट शिखर से अधिक है, इसे हवाई द्वीप का, ओ हो इसका विशेष नाम, यहाँ से प्रश्न बनेगा। बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ से ये प्रश्न जो है टॉपिक यहाँ पॉइंट ये दे रखें, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा। हवाई द्वीप के नाम से कौन से पर्वत को जाना जाता है, तो वो कौन सा है आपका मोनाकी पर्वत है, और वो कहाँ पर स्थित है, प्रशांत महासागर में स्थित है, ठीक है साहब। और इसकी ऊंचाई 10,205 मीटर है, जो कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी अधिक है। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो वो है 8,848। मैंने किसी बुक में देखा था 49 भी लिखा था, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 48 लिखा हो तो वही सही करना है अपने को, 49 लिखा है तो वो कर देना है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए ओके, आगे की बात करते हैं। अभी मैंने आपको एक पर्वत नहीं बताया, और वो कौन सा है, वलित पर्वत। और वलित पर्वत क्या होते हैं, जब टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराती है, और टकराने के कारण जैसे ऐसे टकराती है, यूँ टकराती है, यूँ आपस में टकराती है, तो एक नीचे दस जाती है और एक ऊपर उड़ जाती है, और ऐसे क्या बनता है, पर्वत बनता है। और पर्वत जब बनता है तो उसको बोलते हैं वलित पर्वत। बताओ कौन सा बोलते हैं, वलित पर्वत बोलते हैं, ठीक है, वलित पर्वत बोलते हैं। और वलित पर्वत की अपन राजस्थान में बात करें तो वलित पर्वत कौन सा है, अपने कौन सा है सर, अरावली। कौन सा है, अरावली। यहाँ पे मैं लिखता हूँ लालों और लालियों, अरावली। अरावली जितने भी पर्वत हैं ये पर्वतमाला है, हालांकि क्या है, पर्वतमाला है। बहुत सारे पर्वत आपस में मिल जाते हैं, मतलब एक साथ होते हैं, तो उनको पर्वतमाला कहा जाता है। यहाँ पर पर्वतमालाएं भी दे रखी है, देखो मालाएं मतलब श्रृंखलाएं। हिमालय, आल्प्स और एंडीज। हिमालय भारत में है, आल्प्स जो है अपना कहाँ पर है, एशिया मानी मध्य एशिया में, एशिया में भी नहीं मध्य एशिया में। बताओ कौन से में है, मध्य एशिया में है। और ये जो एंडीज है वो कहाँ पर है, दक्षिणी अमेरिका में है। कौन से में है, दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत है। और एक रॉकीज पर्वत भी है, ध्यान रखना, अमेरिका में रॉकीज पर्वत जो है वो कहाँ पर है, बताओ, अमेरिका में है। और वो कौन से अमेरिका में है, वो उत्तरी अमेरिका में है। ध्यान रखना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ, बताओ किधर लिख देता हूँ, इधर। एक तो उत्तरी अमेरिका में ये कौन सा है आपका, एंडीज। बताओ कौन सा है, एंडीज। और उत्तरी में, सॉरी, ये दक्षिणी में है, दक्षिणी अमेरिका में है ना, ये दक्षिणी अमेरिका में है, दक्षिणी अमेरिका में है एंडीज। और एक है रॉकीज जो कि उत्तरी अमेरिका में है, और वो कौन सा है, वो रॉकीज है, रॉकीज, ठीक है। इन दोनों को आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पहले प्रश्न जो आया था वो यही आया था, इन दोनों में से कोई सा आया था, एंडीज है ना। एंडीज पर्वत जो है वो श्रृंखला कहाँ पर स्थित है, वो क्या है, वहाँ कहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका में है। और रॉकीज जो है वो उत्तरी अमेरिका में है। हिमालय जो है भारत में है, और आल्प्स जो है वो मध्य एशिया में पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इनका आपको ध्यान में रखना है ना। अभी मैंने आपको पता, टेक्टोनिक प्लेट जब टकराती है तो बहुत सारी बड़ी बड़ी प्लेटें जब टकराती है तो बहुत लंबी दूरी तक जो है पर्वत का निर्माण होता है, तो बहुत सारे पर्वत एक साथ हो जाते हैं, और उसी को अपन कहते हैं वलित पर्वत। तो यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि पहले तो ये ध्यान रखना है कि वलित पर्वत कौन सा है। तो वलित पर्वत के अंतर्गत हिमालय आता है, आल्प्स आता है, एंडीज आता है, रॉकीज आता है, और इसके अलावा अपना कौन सा, अरावली पर्वत जो है वो पर्वतमाला पर्वत श्रृंखलाएं आती है। दूसरी हिमालय, आल्प्स, उत्तरी अमेरिका के एक तो हिमालय, एक आल्प्स है ना, और उत्तरी अमेरिका का जो अपलेशियन और रूस का यूराल पर्वत, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बात है, एक तो हिमालय, एक आल्प्स जो कि क्या है, मध्य एशिया में है। आल्प्स पर्वत कहाँ पर है, इसको आल्प्स भी बोल सकते हो, आल्पस भी कह दो, जो भी कहना है आपको। उत्तरी अमेरिका का जो है अपलेशियन पर्वत, रूस का यूराल पर्वत। ये जहाँ जहाँ मैं लगा रहा हूँ निशान, यहाँ से प्रश्न बनेंगे, 100% बनेंगे, ठीक है। तो अमेरिका का अपलेशियन, हिमालय का आल्प्स, हिमालय और आल्प्स, हिमालय भारत में, आल्प्स जो है अपना मध्य एशिया में, और रूस का यूराल पर्वत। बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। और यहाँ पर इस चैप्टर में जहाँ से ये चीज़ लाई गई है वहाँ पर एक चीज़ लिखी है, और वो चीज़ क्या लिखी है, वो चीज़ ये लिखी है कि अरावली इस धरती पर सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। अरावली इस धरती पर सबसे प्राचीन पर्वतमाला है, जो राजस्थान भूगोल में आप पढ़ते हो। तो इम्पोर्टेंट बहुत बात वो भी है। यूरोप की राइन घाटी, एक ये भी ध्यान रखना है, तथा वास जेस पर्वत,
ब्रंशोत पर्वत, अभी आपको मैंने ऊपर ब्रंशोत पर्वत के बारे में बताया था, तो ब्रंशोत पर्वत के उदाहरण कौन कौन से हैं? यूरोप में राइन घाटी और वासजेज पर्वत, ये दोनों कौन से हैं? ब्रंशोत पर्वत है। स्थान के नीचे बैठ जाने, एक के ऊपर उठ जाने के कारण क्या बनता है? ब्रंशोत पर्वत बनता है। तो यूरोप की राइन घाटी, वासजेज पर्वत, ये दोनों जो हैं वो ब्रंशोत पर्वत है। और अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो, जिस पर तो चढ़ाई भी करने जाते हैं बहुत सारे लोग जाते हैं। और जापान का ये फ्यूजियामा, ये तो नाम से ही याद हो जाएगा, जापान का फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत है। मैं इसको मिटाता हूँ, एक बार क्लीन करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो, जापान का माउंट फ्यूजियामा भी कह सकते हो, या फ्यूजियामा ज्वालामुखी प्रकार के पर्वत हैं। कौन से प्रकार के पर्वत हैं? ज्वालामुखी प्रकार के पर्वत है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से ये सबसे महत्वपूर्ण स्लाइड है तो कोई ये है, इसमें से गए साल भी मानी लास्ट परीक्षा जब रीट की हुई थी 22-23 वाली, उसमें यहाँ से प्रश्न उठा था, और आपको भी यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा, 100% मिलेगा। और आपका सपोर्ट रहा तो आगे भी अपन ऐसे अच्छे वीडियो बनाते रहेंगे, आपके लिए लाते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे। तो इस चीज़ को हटाते हैं, ये चीज़ें आप स्क्रीनशॉट रख के ध्यान रखें, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। चलिए आगे क्या लिखा है? और महत्वपूर्ण जानकारी लिखी है कि ये महत्वपूर्ण जानकारी क्या है कि पर्वतों के उपयोग क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पर्वतों के उपयोग क्या है भाई साहब? पर्वतों के उपयोग देखिए, पर्वतों में क्या होता है? पर्वतों में ये होता है कि जल का उपयोग, पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई के लिए करते हैं, पन बिजली के लिए, क्योंकि ऊपर से पानी आता है तो अपन क्या करते हैं, ऊपर से टरबाइन के पत्तियों के ऊपर गिरा के, उसकी पंखुड़ियों पर गिरा के टरबाइन को घुमा के बिजली उत्पन्न करते हैं, तो पन बिजली बनाते हैं। उसके बाद में नदी घाटियाँ और वेदिकाएँ, यहाँ पर कृषि है, कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं नदी घाटियाँ, जहाँ पर नदियाँ होती है तो नदियों के द्वारा मिट्टी लाई जाती है, और वेदिकाएँ जो बनी होती है नदियों के द्वारा ही वेदिकाओं का निर्माण होता है, और वो जो वहाँ की जो मिट्टी होती है वो क्या होती है? कृषि के लिए उपयुक्त होती है। इसके अलावा पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ, ये बात तो सबको ही पता है कि पर्वतों में विभिन्न प्रकार की दुर्लभ प्रजातियों के जो है वनस्पति पाई जाती है, और जीव जंतु दुर्लभ प्रकार के पाए जाते हैं। जैसे कि अपना जो है वो कौन सा अभी मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, बता दूंगा। तो उसमें बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों से हमें क्या मिलता है? देखो, ईंधन मिलता है, ईंधन के रूप में लकड़ी मिलती है, ठीक है, चारा मिलता है जानवरों के लिए, आश्रय भी मिलता है, दूसरे उत्पाद जैसे गोंद मिलता है, रेजिन मिलता है, ये सारे उत्पाद अपने को पर्वतों से प्राप्त होते थे। ये लाभ है। पर्वत हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हैं? तो पर्वतों को अपने को ये अपन ने क्या किया है, अभी उत्तराखंड में बड़े बड़े जो हमने क्या कर दिया, पर्वतों को काट काट के वहाँ पर सड़कें बना दी, सड़कें बना, हालांकि ज़रूरत भी है सड़कें बनाने की, लेकिन बनाने के कारण वो खिसक जाते हैं, बहुत सारे लोग दब जाते हैं। पर्वतों के काटने से जो है पृथ्वी का संतुलन भी बिगड़ जा रहा है, बिगड़ जाने के कारण जो है बहुत सारी मौतें सामने आती है, बहुत सारे जो है प्राकृतिक आपदाएं हो जाती है। और सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग जो है उपयुक्त स्थान है, जहाँ पर लोग घूमने जाते हैं, पर्वतों की यात्रा, उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए वहाँ पर आते हैं। और विभिन्न प्रकार के खेल, जैसे पर्वतों में खेल भी होते हैं, और पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग और स्काइंग पर्वतों के प्रचलित खेल हैं। ये खेल भी आपको ध्यान में रखना है। एक तो पैराग्लाइडिंग, दूसरा हैंग ग्लाइडिंग, तीसरा है रिवर राफ्टिंग, और क्या है, स्कीइंग या स्काइंग जिसको अपन कहते हैं, पर्वतों के प्रचलित खेल है। ये भी इंपॉर्टेंट स्लाइड है आपके लिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ऐसे आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलिए, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई? ओके, डन 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 डन। आगे बात करते हैं। ये तो बात थी पर्वतों की, ये बात किसकी थी? पर्वतों की। अब बात करते हैं पठारों की। किसकी करते हैं बताओ? पठारों की बात करते हैं। और पठार आप देख रहे हैं, पठार जो होते हैं वो ऊंची उठी हुई एक सपाट भूमि, मतलब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये आपको एक पठार दिख रहा है, और ये है तिब्बत का पठार। बताओ कौन सा है? तिब्बत का पठार। पठार के जो ऊपरी सतह होती है ना, वो ऐसे होती है, और पास में से ऐसे होता है। इसमें भी खड़ा तीव्र ढलान होता है। क्या होता है बताओ? खड़ा तीव्र ढलान होता है, लेकिन उनकी ऊंचाई कम होती है। बताओ क्या होती है? ऊंचाई कम होती है, 600 मीटर से कम। हाँ, अब मैं जो वो बात बताना चाह रहा था सबसे पहले कि कौन सी महत्वपूर्ण बात है, वो बात ये है कि पर्वत जो होते हैं वो 600 मीटर से लेकर कितने भी हो सकते हैं, लेकिन 600 मीटर से कम ऊंचाई वाले होते हैं, और वो है ऊपर से सपाट अगर होते हैं तो उनको अपन क्या बोलते हैं बताओ? पठार बोलते हैं। और अगर ऊपर से सपाट नहीं, तीखे हो जाएं तो अपन उसको पहाड़ी बोलते हैं। बताओ क्या बोलते हैं? पहाड़ी। क्या बोलते हैं? पहाड़ी। तो जब पहाड़ियों की ऊंचाई 600 मीटर से अधिक हो जाए तो उसको अपन कहते हैं पर्वत। बताओ क्या कहते हैं?
पर्वत कहते हैं। तो यहाँ पर आपको एक पठार दिखाई दे रहा है, यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है, जैसा कि आपको मैंने बताया। ये आपको दिख रहा है, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ, आपको दिखेगा। तो यहाँ पर देखो कि ये जो है तिब्बत का पठार का एक फोटो आपको दिखाई दे रहा है। इस फोटो में आप देखेंगे कि ये पठार जो ऊपर से एकदम सपाट है, मेज के समान, टेबल के जैसे है ना, मेज मतलब टेबल। तो पठार ऊपर से क्या होते हैं, सपाट होते हैं। चलिए, पठार सपाट होते हैं। ओके, आगे की बात क्या है देखिए, और महत्वपूर्ण क्या है, भारत में दक्कन का पठार पुराने पठारों में से एक है। दक्कन का पठार, बताओ कौन सा पठार, दक्कन। इंपॉर्टेंट बात है, दक्कन का पठार कहाँ पर स्थित है, तो भारत में। बताओ कहाँ पर है, दक्कन का पठार भारत में स्थित है। और ये बहुत पुराना पठार है, केन्या का, तंजानिया का और युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार जो है, और ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार जो है, इस प्रकार के उदाहरण जो कि पुराने पठार हैं। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कौन सा है, इसकी ऊंचाई है वो औसत ऊंचाई अपन देखें तो 4000 से लेकर 6000 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है। बहुत बड़ा पठार है भाई साहब, बहुत बड़ा पठार है, और इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर ये चीज़ें जो भी मैंने लिखी है, इनमें से कुछ भी मिस करने लायक नहीं है, सबका सब इंपॉर्टेंट। भारत में दक्कन का पठार है, पुराना पठार है। केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार जो है, ये भी इसी प्रकार के हैं। और ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार जो है, वो भी इसी प्रकार का पठार है। तिब्बत का पठार सबसे बड़ा पठार है, सबसे ऊंचा पठार है, और विश्व का सबसे ऊंचा इसको अपन यहाँ पर कहेंगे, जिसकी ऊंचाई जो है मध्य ऊंचाई, वो भी कहाँ से, समुद्र तल से मध्य ऊंचाई यहाँ पर ले रखी है। वो 4000 से 6000 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसको एक नाम से जाना जाता है, वो नाम क्या है आप अभी देखेंगे। वो नाम है, अभी बताता हूँ, विश्व की छत। बताओ क्या नाम है, विश्व की छत। अभी लिख के देता हूँ, ये यहाँ पर जो है मिस्टेक हो रखी है। ये पठार आपको दिख रहा है, देखिए इसको ध्यान से देखिए। ये कोई मंगरे नहीं है, पर्वत नहीं है, पहाड़ियाँ नहीं है, ये पठार का भाग है। बताओ किसका भाग है, विश्व की छत कहा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट है। विश्व की छत, विश्व की छत, विश्व की छत। बताओ किसकी छत, विश्व की छत इसको कहा जाता है। तो ये आपको दिख गया होगा पूरा पूरा, ठीक है। और ये कौन सा वाला है, देखिए कौन सा वाला है, इधर आजा, इधर आजा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये जो है, ये कौन सा है, तिब्बत का पठार। बताओ कौन सा है, तिब्बत का पठार। इसको विश्व की छत के नाम से जाना जाता है। 4000 से 6000 इसकी मध्य ऊंचाई है, समुद्र तल से ऊंचाई है। ठीक है साहब, ओके, डन डना डन डन। ये सारी चीज़ें लिखने लायक है, इनमें से कुछ भी छोड़ने लायक नहीं है। चलिए अब देखिए इन पठारों से क्या होता है, पठारों से क्या होता है, महत्वपूर्ण जानकारी। महत्वपूर्ण जानकारी ये कि भारत में छोटा नागपुर है। बताओ क्या है, छोटा नागपुर। इसको ये किए ही नहीं, ये कर दिया तब ये आगे चला गया। मैदान की बात करनी बाकी है। भारत में क्या है बताओ, छोटा नागपुर के पठार हैं, और छोटा नागपुर जो पठार है उस पर एक नदी है जिसका नाम है स्वर्ण रेखा नदी। बताओ कौन सी है, स्वर्ण रेखा नदी। और इस पर एक जलप्रपात बना हुआ है जिसका नाम है हुंडरू। बताओ किधर लिखा है हुंडरू, ये देखिए ये हुंडरू जलप्रपात है। बताओ कौन सा है, हुंडरू जलप्रपात है। तो ये भी क्या है, प्राकृतिक है। बताओ क्या है, प्राकृतिक है जलप्रपात। तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात स्थित है। ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको पूछ ले कि हुंडरू जलप्रपात कौन सी नदी पर बना हुआ है, तो बताओ कौन सी पर बना हुआ है, स्वर्ण रेखा नदी पर बना हुआ। किधर है बताओ, तो छोटा नागपुर के पठार पर है। बताओ कहाँ पर है, छोटा नागपुर पे पठार पर है। और कर्नाटक में एक जोग जलप्रपात है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। पूछ ले कि जोग जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो कर्नाटक में। अब पठार उपयोगी कैसे होते हैं, पठार उपयोगी ऐसे होते हैं। पठार बहुत उपयोगी होते हैं और क्योंकि उनमें खनिज होते हैं। बताओ क्या होते हैं, पठारों में क्या होते हैं, खनिज होते हैं, और खनिज को अपन निकाल निकाल के काम में लेते हैं। खनिज की प्रचुरता होती है, यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में पाए जाते हैं। बताओ खनन क्षेत्र पठारी भागों में क्यों होंगे, क्योंकि पठारों में ही खनिज मिलता है, इसलिए पठारी भागों में खनन जो है क्षेत्र पाए जाते हैं। यहाँ पर आपको और भी जानकारी क्या है कि अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरों के खनन के लिए प्रसिद्ध है। वेरी इंपॉर्टेंट, सोना और हीरे कहाँ से खनन, हीरो का खनन कहाँ से किया जाता है, अफ्रीका के पठार से किया जाता है सबसे ज़्यादा मतलब। और भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा मिलता है। बताओ छोटा नागपुर के पठार में क्या मिलता है, ये छोटा नागपुर का पठार है, और इसमें क्या मिलता है,
इसमें मिलता है आपको लोहा, और एक मिलता है कोयला, एक मिलता है मैग्नीज, और इसके प्रचुर मात्रा में ये चीज़ें पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलिए, पाई जाती नहीं, बड़े भंडार पाए जाते हैं लिख रखा है, तो उसी हिसाब से पाए जाते हैं। ठीक है, भंडार पाए जाते हैं, भंडार के बारे में लिखा है पाए जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे मैदानों के बारे में बता रखा है। बताओ क्या बता रखा है मैदानों के बारे में। तो तीसरा, पहला अपना था वो स्थल रूप था पर्वत, दूसरा अपना क्या था पठार, और तीसरा अपने पास में क्या है वो है मैदान। बताओ क्या है मैदान। और मैदान जो है वो क्या बनते हैं, वो नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी के कारण है बनते हैं। बताओ किससे बनते हैं, नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी के कारण बनते हैं। और चूंकि मिट्टी नदियों के द्वारा लाई जाती है, तो नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी के कारण वो जो क्षेत्र होते हैं बहुत उपजाऊ होते हैं। मतलब क्या होते हैं, बहुत उपजाऊ होते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर महिलाएं और आदमी जो है वो खेती करते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे, और खेती शायद जो है वो धान की खेती यहाँ पर दिखाई दे रही है ना। धान की खेती, उधर गन्ना बो रखा है, और इधर नीचे जो है धान का मतलब छोका छोका चावल बोलते हैं, चावल की खेती हो रही है। ये सब क्या है, छोबड़िया भर रहे हैं उसके, क्या भर रहे हैं, छोबड़िया। तो मैदान क्या बोलते हैं, मैदान समतल होते हैं। बताओ क्या होते हैं, समतल। मैदान जो होते हैं समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्य माध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं, 200 मीटर से ज़्यादा समुद्री तल से नहीं होते हैं, उन्हीं को अपन मैदान कहते हैं। और कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल तथा तरंगित होते हैं। अब उर्मिल का मतलब क्या होता है, उर्मी का मतलब ही होता है तरंग, और तरंग का मतलब ही तरंग होता है। और दोनों का मतलब ये है कि मैदान जो है कुछ ऐसे 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 हाँ एकदम लहरदार ऐसे होते हैं, उनको बोलते हैं उर्मिल और तरंगित। ठीक है, तो मैदान के बारे में ये बात यहाँ पर लिखी है। और मैदान जो है बड़े उपजाऊ होते हैं। मैदानों की एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। मैदानों में सर्वाधिक जनसंख्या इसलिए पाई जाती है क्योंकि उपजाऊ होते हैं। और दूसरी बात देखिए, पर्वतों वाली जगहों पर अपन नहीं रह सकते, वहाँ पर रहना बहुत कठिन होता है, जीवन यापन करना, क्योंकि ढलान बहुत होता है ना, खड़ा तीव्र ढलान होता है, तो वहाँ पर रहना मुश्किल होता है। लेकिन समतल भूमि जो होती है, यानी जो मैदान होते हैं, और मैदान पर रहना बहुत आसान होता है, सरल होता है। और क्योंकि वहाँ पर जो है खाने पीने के लिए फसलें भी उगाई जा सकती है, तो और आवागमन जो है वो भी बहुत आसान होता है, यातायात के साधनों को चलाना भी आसान होता है। इसलिए मैदानों में जो है लोग बहुत ज़्यादा निवास करते हैं। जैसे राजस्थान में आप देखेंगे कि पूर्वी राजस्थान में बहुत अधिक जनसंख्या भरतपुर, जयपुर आदि में पाई जाती है। ठीक है, ओके, डन 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 डन। इतनी बात अपने पास हो गई, आगे बात करते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण की बात जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण जो लिखा है वो तो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नदियों के द्वारा बनाए गए बड़े बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं, और इसी कारण से यहाँ पर बहुत अधिक जनसंख्या निवास करती है। और भारत में लगभग जो है 145 करोड़ के आसपास हो चुके हैं, है ना। तो भारत में बहुत ज़्यादा अधिक जनसंख्या है, क्योंकि भारत जो है वो लगभग जो है मैदानी प्रकार का इलाका है। ठीक है, चलिए, तो एशिया और उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं मैदान नदियों द्वारा बनाए गए। और एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान, तथा चीन में यांगत्से नदी, इंपॉर्टेंट, चीन में नदी कौन सी बताओ, यांगत्से नदी। कौन सी नदी है, यांगत्से नदी चीन में है। यहाँ पर देखो कि गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा जो बनाया गया मैदान है, जैसे अपना यूपी में आप देख सकते हैं, तो वहाँ पर बहुत अधिक जनसंख्या पाई जाती है। बताओ क्या पाई जाती है, बहुत अधिक जनसंख्या पाई जाती है। ऐसे चीन में यांगत्से नदी जो है वहाँ पर जो है इस प्रकार का मैदान पाया जाता है, जो कि इसके प्रमुख उदाहरण के रूप में अपन देख सकते हैं। चलिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना कि यांगत्से जो नदी है वो कहाँ पर, चीन में है। और जनसंख्या जो है मैदानी भागों में अधिक क्यों पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर जो है रहना बहुत मुश्किल नहीं, आसान होता है, और जीवन यापन आसान होता है। वहाँ पर जो है उपजाऊ भूमि होती है, उसके कारण फसलें उगाई जा सकती है, और आसानी से जीवन यापन किया जा सकता है। इस कारण से वहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हैं। ओके, इतनी बात के बाद यहाँ पर आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और महत्वपूर्ण प्रश्न ये है आपके लिए, जो अभी तक हमने पढ़ा है, इतनी बात जो है वो इन पर्वत पठारों और मैदानों की थी, और इनमें से ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न है, पर्वत पठारों से किस प्रकार से भिन्न होते हैं, इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। हिमानी कहाँ पाई जाती है, दक्कन का पठार कहाँ स्थित है, यांगत्से नदी कहाँ बहती है, अभी जस्ट बताया था। यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है, यूरोप में कौन सी पाई जाती है, एंडीज के, अल्प्स के, रॉकीज, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, और इनके प्रश्न उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। और यहाँ पर जो है आपका थैंक्स फॉर वॉचिंग, बताओ थैंक्स फॉर क्या है, वॉचिंग। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार के वीडियो में मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।